काफी मजेदार है, जहाँ पर ये बेचारा हाई स्कूलर हमारा ट्रैकुन का एक नया शिकार बन जाता है। लेकिन जब वो उठता है तो पता चलता है कि वो एक इशिकाई दुनिया में है, लेकिन उसे ये नहीं पता होता है कि उसके पास एक हिडन ट्रेट है जो उसे इमॉर्टल बना देता है। तो चलो निकल पड़ते हैं और एक एनिमे के सफर पे। कहानी शुरू होती है एक इशिकाई दुनिया में, जहाँ एक हाई स्कूलर जिसका नाम रियो है, वो एक खाली कॉटेज के अंदर पड़ा होता है। कॉटेज में कोई फर्नीचर नहीं होता, सिर्फ 2 किताबें और एक छुरी टेबल पर रखी होती है। रियो उठता है, इन तीनों चीजों को इग्नोर करते हुए और थोड़ी सी ताजी हवा लेने के लिए वो बाहर चला जाता है। वो चारों तरफ देखता है कि हर जगह उसे सिर्फ ऊंची ऊंची पहाड़ें दिखाई देती है। फिर वो अपने हाथ को देखता है और एक स्पेल को बोलता है, जिससे एक छोटी सी पानी की धारा मैजिक से उसके हाथ में आकर गिरती है। ये सब कुछ दिन पहले शुरू हुआ था, जब रियो अचानक से अपने आप को एक सफेद खाली जगह पे पाता है। जब वो सोच रहा होता है कि ये जगह कैसी है, तभी इस जगह का एक एंजल सामने आता है और लियो का दिमाग की बातें पढ़कर यकीन दिलाता है कि ये आफ्टर लाइफ नहीं है। एंजल खुश होता है इतने सालों बाद किसी विजिटर को देखकर, लेकिन साथ ही दुखी भी होता है कि क्योंकि रियो अपने असली दुनिया में ट्रक से टक्कर खाकर मर गया था। रियो को ये ऑलरेडी पता होता है और वो ऑलरेडी समझ जाता है कि अब उसकी पुनर्जन्म होने वाला है। रियो एंजल से पूछता है कि उसका ये न्यू लाइफ में उसे क्या करना चाहिए। तब एंजल उसे बताता है, तुम्हारी जो इच्छा तुम वो करो। रियो हमेशा एक स्लो एंड बोरिंग जिंदगी जीना चाहता था और मिचेल एंजल की अप्रूवल मिलने के बाद वो तैयार हो जाता है एक मैजिक से भरी दुनिया में जन्म लेने के लिए। जाने से पहले मिचेल उसे उस दुनिया के बारे में और भी बहुत कुछ बताती है। मिचेल के हिसाब से सिर्फ 20% लोगों को ही मैजिक यूज करना आता है और रियो के केस में वो भी मैजिक यूज कर सकता है। वो पानी के एलिमेंट के साथ सबसे ज्यादा कंफर्टेबल है क्योंकि उसने एक स्लो और बोरिंग लाइफ मांगी थी। मिचेल उसे रोंडो के जंगल में भेज देता है, जहाँ वो अकेले एक छोटा सा कॉटेज में रहे। मिचेल पहले से ही उसके लिए 2 महीने का खाना अरेंज कर देता है। कॉटेज के अंदर उसने 2 किताब भी छोड़ दी थी जो रियो को इस दुनिया और मैजिक के बारे में सिखाने में मदद कर सकती है। और सिर्फ किताब पढ़ने के बाद ही रियो सीख पाया था कि कैसे हवा में से पानी को बुलाया जाता है। फिलहाल उसे जंगल के मॉन्स्टर से चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि मिचेल ने घर के आसपास एक बैरियर बना दिया था। रियो एक बार फिर से वाटर मैजिक का प्रैक्टिस करता है और सिर्फ सोचने से ही एक वाटर बॉल बना लेता है। अब उसे स्पेल बोलने की भी जरूरत नहीं पड़ती। अपने मैजिक का यूज करके रियो बटटब को ताज़ा पानी से भर देता है, जो मुझे थोड़ा डिस्गस्टिंग लगता है क्योंकि टेक्निकली पानी उसके अंदर से आ रहा है। बटटब का पानी बहुत ज्यादा ठंडा होता है, इसलिए उसे अब इसे गर्म करना पड़ेगा। वो आग जलाने की तैयारी करता है, वो भी इंसानों की सबसे ज्यादा पुरानी और बेकार टेक्निक से। कई बार कोशिश करने के बाद भी जब चिंगारी नहीं जलती तो बेचारा हार मान जाता है और सोचता है कि शायद मैजिक इस प्रॉब्लम का कोई सॉल्यूशन हो। अपनी पिछली जिंदगी की केमिस्ट्री का नॉलेज यूज करके रियो पानी से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग करता है, लेकिन इससे पानी बर्फ में बदल जाता है। अब उसके पास बर्फ होता है तो वो उसका यूज मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह सूरज की रोशनी को एक जगह इकट्ठा करने के लिए करता है और आखिरकार आग जला लेता है। उस आग की मदद से रियो गर्म पानी बनाता है और एक लंबी और सुकून भरी बात लेता है। उसका दिमाग शांत हो जाता है और वो रियलाइज करता है कि वो वही टेक्निक को उल्टा करके डायरेक्ट हॉट वाटर भी बना सकता है। फिलहाल वो डिनर करने के लिए बैठ जाता है। डिनर करते वक्त उसे रियलाइज होता है कि उसे जल्दी हंटिंग शुरू करनी होगी क्योंकि उसका खाना खत्म हो जाएगा। लेकिन वो थोड़ा सा हेजिटेट करता है क्योंकि अगर वो जंगल में गया तो उसका सामना मॉन्स्टर से होगा और उसके पास सिर्फ एक छोटा सा छुरी है जो मिचेल ने दी थी। इसका मतलब उसे अब डिफेंसिव मैजिक भी सीखना पड़ेगा। अगले दिन रियो अपने पहला अटैक स्पेल वाटर बॉल पर काम करता है, लेकिन वो जिस ट्री को टारगेट किया था उस ट्री को कोई डैमेज नहीं होता है, तो वो स्पेल को मॉडिफाई करता है। बॉल को एक एरो के साइज में बदल देता है। घंटों की प्रैक्टिस के बाद ही वो वाटर जेट स्पेल का सबसे बेसिक फॉर्म अनलॉक कर पाता है। अगले दिन वो अपनी आइस मैजिक पर काम करता है क्योंकि उसकी वाटर मैजिक अब तक बैटल में इफेक्टिव साबित नहीं हुआ है। वो ध्यान से एक आइस क्रिस्टल बनाता है, लेकिन उसे हवा में उड़ा नहीं पाता क्योंकि बर्फ को प्रोजेक्टिंग करना पानी के मुकाबले बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। फिर भी घंटों की प्रैक्टिस के बाद रियो एक साथ कई आइस क्रिस्टल को सुमन कर लेता है, लेकिन उन्हें ट्री तक लॉन्च नहीं कर पाता। कुछ दिन तक लगातार ट्राई करने के बाद वो इतना स्किल्ड हो जाता है कि तुरंत आइस क्रिस्टल बना सके, लेकिन अभी भी उसके पास इतना पावर नहीं है कि उन्हें प्रोजेक्टाइल की तरह यूज कर सके। फिर भी वक्त कम पड़ रहा होता है, इसलिए रियो एक तरीका निकालता है और आइस क्रिस्टल को एक स्पेयर की तरह यूज करके जंगल में निकल पड़ता है। रिवर के किनारे उसे कुछ क्वार्ट्ज मिलता है जिससे बहुत ज्यादा खुश होता है क्योंकि अगर उसका मन्ना खत्म हो गया तो वो इससे आग जला सकता है। उसके बाद वो कुछ मेडिकल हर्ब्स कलेक्ट करता है। तभी एक मॉन्स्टर जिसका नाम लेजर बोअर होता है उसे आसान शिकार समझकर उस पर हमला कर देता है।
बोआर सीधा उसकी तरफ चार्ज करता है, लेकिन डर के मारे रियो अपना पैर भी हिला नहीं पाता और इस वजह से ही उसका इशिकाई सफर वही खत्म हो जाता। लेकिन बिल्कुल आखिरी पल पे दोबारा मरने का ख्याल उसे एक तरफ कूदने में मदद करता है। इस बार वो अपने मैजिक का फायदा उठाता है और जमीन को बर्फ बना देता है, जिससे बोआर फिसल जाता है। फिर वो तुरंत कई आइसलेस सुमन करता है जो सीधा बोआर को इंजर्ड कर देता है और उसका मौत हो जाता है। वैसे कहते हैं ना, डेस्परेट टाइम्स कॉल फॉर डेस्परेट मेजर। ये उस पर बिल्कुल फिट बैठता है क्योंकि उसने पैनिक के बीच भी वाटर मैजिक का इतना अच्छी तरीके से इस्तेमाल किया है जो कि तारीफ के लायक था, लेकिन वो अभी भी उतना ज्यादा पावरफुल नहीं बना है। वो घर लौटकर तुरंत मॉन्स्टर कॉम्पेंडियम पढ़ने लगता है। उसे जल्दी समझ आ जाता है कि लेजर बोआर सबसे कमजोर मॉन्स्टर था। रियो आराम से किताब पढ़कर दूसरे मॉन्स्टर्स के बारे में जानने लगता है क्योंकि अब उसे लगने लगा है कि शायद उसकी स्लो लाइफ इतना स्लो नहीं है। वो उस पेज पर पहुंच जाता है जहाँ ड्रैगन्स के बारे में लिखा हुआ था और उस पेज पर सिर्फ ये लिखा होता है कि अगर तुम्हें कभी भी ड्रैगन दिखे तो तुम उधर से भाग जाना। वैसे तो तुम उससे बच नहीं सकते, फिर भी भागने की कोशिश जरूर करना। फिर वो अगले पेज को पलटता है जहाँ आकुना नाम के मॉन्स्टर का जिक्र होता है। उस मॉन्स्टर के लिए तो उसे भागने की भी जरूरत नहीं है, बस उसे ये दुआ करना है कि वो बस उसके सामने ना हो। किताब उसकी ज्यादा मदद नहीं कर रही थी, लेकिन वो फिर भी उसे पढ़ते जा रहा था। तुम लोग सोचोगे कि कल के हंटिंग एक्सपीरियंस के बाद बेचारा डर गया होगा और कभी भी हंटिंग वगैरह नहीं करेगा, लेकिन एक लड़का हमेशा घर के अंदर तो नहीं रह सकता ना। तो अगले दिन वो अपना बोरिया बिस्तर बनता है, मतलब तैयार होकर फिर से बाहर जाता है। दिन की शुरुआत अच्छी होती है क्योंकि उसे एक पेड़ पर फ्रूट्स मिल जाता है। जब वो पहला बाइट्स लेता है उसे लगता है कि कल का पूरा स्ट्रेस खत्म हो गया है एक बाइट से, बिकॉज फ्रूट बहुत ज्यादा ही स्वादिष्ट था। लेकिन फिर उसका स्ट्रेस वापस आ जाता है जब एक एसेसियन हवाक उस पर अटैक करता है एंड उसे गिरा देता है। रियो देखता है कि हवाक उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और उसके पास कोई तरीका नहीं है उसे हराने का। हवाक एयर मैजिक का यूज करता है जो दिखाई भी नहीं देता, इसलिए रियो उसका सामना नहीं कर सकता। तब उसे किताब की बात याद आती है और वो भागने लगता है, लेकिन वो एक हवाक से कैसे तेज भाग सकता है। जब उसे लगता है कि वो फंस गया है तो वो फाइट करने का फैसला करता है। वो अपनी आइस मैजिक का यूज करके हवाक को ट्रैप करता है। जब उसे लगता है कि हवाक मर गया है वो उसके पास जाता है, लेकिन हवाक आइस तोड़ देता है, पर इससे उसकी एक आंख जरूर इंजर्ड हो जाती है। जब हवाक को लगता है कि रियो अब पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है तो वो भाग जाता है। रियो चैन की सांस लेता है और जमीन पर गिर जाता है। वो शिकायत करता है कि वो जिस स्लो लाइफ की इच्छा की थी वो बिल्कुल भी स्लो नहीं है। अब वो घर लौटने की कोशिश करता है, लेकिन उसे समझ आता है कि हवाक से भागने के चक्कर में बेचारा घर का रास्ता ही भूल गया है। जब वो जंगल में रास्ता ढूंढ रहा होता है तब वो एक चीज को देख के बहुत ज्यादा डर जाता है। दरअसल तब उसका नजर एक डलाहन पर पड़ती है। उसका कोई सर नहीं होता है और उसकी गर्दन से धुआं निकल रहा होता है। डलाहन अपनी घोड़े की देखभाल कर रही होती है। इधर रियो जैसे तैसे करके अपने घर के रास्ता ढूंढ लेता है और अपने घर पहुंच जाता है। टाइम के साथ साथ वो और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता जाता है, कई मॉन्स्टर से लड़ते हुए और फिशिंग करते हुए। अब उसकी आइस इतना ज्यादा पावरफुल हो गया है कि वो पहाड़ को भी काट सकता है। वो लगातार स्ट्रॉन्ग बनने की कोशिश करते रहता है और इस पॉइंट पर उसे अपनी ये न्यू जिंदगी की आदत होने लगी है। लेकिन हर रात वो उस जगह पर जाता है जहाँ उसने डलाहन देखा था एंड उधर जाने का ये कारण था कि वो डलाहन से लड़ना चाहता था, क्योंकि रियो अपने आप को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश कर रहा था। उसे डलाहन के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता क्योंकि मॉन्स्टर कॉम्पेडियम में उनके बारे में कुछ नहीं लिखा था। शायद डलाहन मॉन्स्टर ही ना हो या फिर शायद वो बिगिनर्स बुक में नहीं है। लियो हर दिन उसके साथ फाइट करने के लिए जाता है, लेकिन वो हर बार हार जाता है। रियो इधर बार बार इसलिए आता है क्योंकि उसे लगता है डलाहन उसे स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश कर रहा है। वो देखता है कि डलाहन एक आइस स्वॉर्ड बनाता है। डलाहन उसके सामने स्वॉर्ड को ऐसे रखता है कि जैसे वो कह रहा है कि ये तुम्हारे लिए है। रियो हिंट समझ जाता है और जब वो स्वॉर्ड ले लेता है डलाहन शांति से वहाँ से चला जाता है। अगले कुछ दिन या शायद कुछ हफ्तों तक रियो की जिंदगी शांत रहती है, तब तक जब तक उसका सामना फिर से उस रिवेंजफुल हवाक से नहीं हो जाता। उस दिन वो हमेशा की तरह ट्रेनिंग कर रहा होता है। जब उसे हवाक दिखाई देता है उसे तुरंत समझ आ जाता है कि ये वही हवाक है जिसके साथ उसने फाइट किया था, क्योंकि उसका एक आँख नहीं था। लेकिन पहले ये हवा काला नहीं था, बट अब ये काला भी है और पहले से बड़ा भी लग रहा है। इसका मतलब हवाक अब इवॉल्व हो चुका है। हवाक इतनी ताकत से उस पर अटैक करता है कि रियो को अपनी 5 लेयर वाला आइस वॉल को लगाना पड़ता है, लेकिन हवाक उसे इजीली तोड़ देता है। वो 10 लेयर वाला वॉल बनाता है, लेकिन हवाक उसे भी तोड़ देता है। जब वो आइस लेंसर यूज करता है हवाक उसके बीच से उड़ते हुए सीधा रियो पर अटैक करता है। उसका सपोर्ट स्टिक गिर जाता है और घबराहट में वो डलाहन की दी हुई तलवार उठाकर हवाक पर अटैक करता है। तलवार काम करता है, हवाक पीछे गिर जाता है, लेकिन फिर पूरी ताकत से उस पर
पर वापस अटैक करता है। रियो उसी स्वाट से उसे इंजर्ड कर देता है और हवाक गिर जाता है। रियो हवाक के पास जाकर कहता है कि ये क्रिएचर कितना ज्यादा डिटरमाइंड था, उसने दोबारा उसकी आंखें छीन ली। उसे पता है हवाक उससे लड़ना चाहता था, लेकिन उसके लिए हवाक से लड़ना उसे स्ट्रांग बनने का एक तरीका था। इस वजह से रियो हवाक का शुक्रिया अदा करता है। रियो यह भी मानता है कि हवाक सिर्फ उससे लड़ने के लिए अपने आप को इवॉल्व किया था, इसलिए वो उसे इज्जत देता है और उसे अपने हाथों से मरने देता है। रियो अपना तलवार निकालता है और हवाक मर जाता है। रियो अपनी जर्नी कंटिन्यू करता है बिना ये जाने कि ड्रैगन उसके पास ही है। एक ड्रैगन उसके पास आता है और बात करता है। रियो हैरान रह जाता है कि वो एक ड्रैगन की आवाज सुन सकता है। वो ड्रैगन भी बहुत ज्यादा खुश होता है कि वो अपनी टेलीपैथी का पावर दोबारा से यूज कर पा रहा है। ड्रैगन रियो से पूछता है कि क्या उसने कोई इवॉल्व हवाक देखा है। रियो कहता है कि उसने उसे मार दिया। ड्रैगन हैरान होता है, रियो के पास ऐसी कौन सी पावर है जो उसने हवाक को मार दिया। तो रियो उसे स्वॉर्ड दिखाता है। ड्रैगन तुरंत पहचान जाता है कि ये फेरी किंग की तलवार है। ड्रैगन पूछता है कि रियो ने ऐसा क्या किया जो फेरी किंग ने उसे ये तलवार दी, लेकिन रियो को भी इस विषय में कुछ पता नहीं होता है। हैंड वॉश ऐड है ना, एक डॉक्टर होगा, एक छोटा बच्चा। दोबारा चेक करता है और देखता है कि उससे एक इम्पोर्टेंट चीज मिस हो गई थी। हमें पता चलता है कि रियो के पास इस नई दुनिया में एक हिडन फीचर है जो एंजल को पता नहीं चला था, क्योंकि वो लास्ट टाइम जिस पर्सन को उधर भेजा था उसके पास ये पावर नहीं था। एंड रियो के पास जो पावर है ना, वो पावर है इटर्नल यूथ की, यानी हमेशा जवान रहने की पावर। अब हमें नेक्स्ट दिन का सीन दिखाया था जिधर रियो सुबह सुबह अपना शिकार पर समुद्र के किनारे कुछ सी फूड इकट्ठा करने के लिए गया था। तभी उसे एक टूटा हुआ शिप मिलता है। उसे एक आदमी की लाश बोट के पास मिलती है और पल्स चेक करने पर पता चलता है कि बेचारा इस दुनिया से जा चुका है। फिर रियो देखता है कि एक और आदमी जिसका नाम है एबेल, जो बोट के दूसरी साइड पर पड़ा है। खुशी की बात यह है कि आदमी जिंदा है और सांस ले रहा है। अब हमें पास्ट का एक सीन दिखाया था जिधर एबेल और कुछ लोग इस बोट से सफर कर रहे थे जब अचानक से जबरदस्त बिजली एंड आंधी आ गई। उस आंधी के बीच में एक टाइटन ऑक्टोपस ने उनकी बोट पर हमला कर दिया, जिससे बोट दो टुकड़ों में टूट गई और सब लोग डूब गए। लकीली ये घटना ज्यादा दूर नहीं हुई थी, जिस वजह से सभी लोग यही किनारे आ गए। फिलहाल रियो ने एबेल को, जो अभी तक बेहोश है, उसे अपने घर पे ले आया है और खुद घर के काम करने चला गया है। तभी एबेल की आंखें खुलती है और वो सोचता है कि वो कहाँ है। वो घर से बाहर जाता है और देखता है कि एक फ्लावर गार्डन जिसमें बीच में स्टोन पथ बनाया गया है जो जंगल तक जाता है, सब रियो ने बनाया है। तभी रियो वापस आता है और कहता है कि उसे बहुत खुशी हुई कि एबेल ठीक है, जबकि रियो को पता भी नहीं है कि ये आदमी है कौन। दूसरी तरफ एबेल बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि उसने रियो की प्रेजेंस बिल्कुल भी महसूस नहीं किया। एबेल रियो से पूछता है कि क्या वो कोई गॉन वाला है जिसके पास कोई कपड़ा वगैरह नहीं है, पर फिर वो रुक जाता है क्योंकि वो पहला मुलाकात में बुरा इंप्रेशन नहीं देना चाहता। इसलिए वो पोलाइटली अपना इंट्रो देता है और उसका शुक्रिया अदा करता है क्योंकि रियो ने उसका जान बचाया है। लेकिन रियो बोलता है कि थैंक यू की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने कुछ ज्यादा किया ही नहीं, मैं बस तुम्हें मेरे घर पे ले आया है और कुछ नहीं। इतना बोलने के बाद रियो सीरियस हो जाता है। एनो बोलता है कि मुझे माफ करना, तुम्हारे अलावा तुम्हारे कोई भी साथी नहीं बचा है, सब लोग मर चुका है। तब एबेल रियो से कहता है कि उनके लिए बुरा महसूस मत करो और बताता है कि उसकी बोट पर बाकी सब लोग स्मगलर थे। जैसे ही वो सारे के सारे डिटेल्स बताने लगता है रियो को, उसके पेट से आवाज आता है। तो रियो कहता है कि वो लंच करते करते इस टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। अब जब वो दोनों अच्छे से मिल चुके हैं, एबेल रियो से पूछता है कि क्या उसके पास कोई कपड़ों का सेट नहीं है। रियो कैजुअली बताता है कि वो नहीं बना सकता है क्योंकि उसके पास ना कोई थ्रेड है ना कोई कपड़ा है जिससे वो न्यू कपड़े बना सके। एबेल कहता है कि रियो किसी भी पास के टाउन से कपड़े खरीद ले, पर तुरंत उसे समझ आता है कि शायद रियो के पास कोई पैसा नहीं है क्योंकि वो एक साधु की तरह जीवन जी रहा है। वैसे भी एबेल को नहीं पता कि वो कहाँ है, वो बस मान रहा है कि उसके आसपास कोई टाउन होगा। तो रियो उसे सिचुएशन समझाता है और कहता है कि इधर के आसपास कोई टाउन नहीं है, इसलिए उसे ऐसे जीना पड़ रहा है। एबेल पूछता है कि रियो खाना और चीजें कैसे इकट्ठा करता है। रियो कहता है कि वो एक वाटर मैजिशियन है, जो सुन के एबेल बहुत ज्यादा चौंक जाता है। लेकिन साथ ही साथ एबेल बहुत ज्यादा इम्प्रेस भी होता है क्योंकि उसके हिसाब से सेंट्रल प्रोविंस में सिर्फ 50% लोग ही मैजिक यूज कर सकता है। ये सुनकर रियो को थोड़ा बुरा लगता है क्योंकि एंजल मिचेल ने उसे बताया था कि सिर्फ 20% लोग ही मैजिक यूज कर सकता है। खैर, इधर एबेल कुछ चेक करना चाहता है, इस वजह से वो रियो से कहता है कि जिधर वो जहाज टूटा था मुझे उधर ले चलो। जब वो दोनों उधर पहुँचते हैं तो एबेल बहुत ज्यादा चौंक जाता है क्योंकि उधर कोई भी बॉडी नहीं पड़ा था। रियो कहता है कि शायद बॉडी समुद्र की पानी बहाकर ले गया है या फिर कोई खूंखार मॉन्स्टर खा लिया है। इसका मतलब अगर रियो एबेल को नहीं बचाता और इधर से नहीं ले जाता तो शायद अभी तक एबेल किसी मॉन्स्टर का भोजन बन जाता। इसलिए एबेल और भी ज्यादा रियो के एहसानमंद हो जाता है और बोलता है कि चाहे हम दोनों अनजाने हैं लेकिन तुम एक सच्चे दोस्त हो। वेल, उसके बाद एबेल टूटा हुआ शिप में कुछ ढूंढता है पर उसे वो नहीं मिलता जिस चीज को लेने के लिए वो इधर आया था। इसलिए वो अपना प्लान्स बदल देता है और डिसाइड करता है कि वो अब अपना दोस्त से मिलेगा। एबेल आगे कहता है कि वो अपना दोस्त से लॉन टाउन में मिलेगा जो उसके हिसाब से उनके नॉर्थ में है। और रियो को इन्वाइट करता है कि वो भी उसके साथ चले क्योंकि उसे एक गाइड की जरूरत
जरूरत है जो उसे लॉन टाउन तक ले जा सके। लेकिन लियो को भी नहीं पता कि लॉन टाउन है किधर, पर फिर भी वो गाइड बनने के लिए मान जाता है और कहता है कि वो कल सुबह सफर शुरू करेंगे क्योंकि उसे कुछ तैयारी करनी होगी। एबेल मान जाता है और हैंडशेक करके ये डील पक्की कर लेता है। शाम को रियो अपनी स्टारड्यू वैली वाली जिंदगी अलविदा कहता है और जंगल में डलाहान से मिलने जाता है, वही मिथिकल क्रिएचर जिसने उसे ट्रेनिंग दिया था। रियो डलाहान से कहता है कि वो कल इधर से जा रहा है, पर वादा करता है कि वो एक दिन वापस जरूर आएगा। वो अपना ग्रेटिट्यूड दिखाता है डलाहान को उन सब चीजों के लिए जो उसके लिए किया था उसने। अब रियो डिसाइड करता है कि वो अपने गुरु के साथ एक आखिरी बार डुएल करेगा। दोनों पूरी ताकत से लड़ता है और लंबा बैटल के बाद तो जो होना था वही हुआ, मतलब डलाहान फिर से जीत गया। वेल जाने से पहले डलाहान रियो को एक फेयरवेल गिफ्ट देता है एंड वो गिफ्ट था एक प्रॉपर मेन कैरेक्टर का आउटफिट जो इस बेघर लूजर को उसने दिया है। अगले दिन सुबह रियो अपना नया आउटफिट पहनकर एबेल के साथ नॉर्थ की तरफ सफर शुरू करता है, अपनी मेडिवल सोलो लाइफ को पीछे छोड़कर। रास्ते में उनके सामने एक वाइल्ड बोअर आता है। एबेल उसे हैंडल करने के लिए आगे बढ़ता है। भले ही एबेल को मैजिक नहीं आता है, पर वो स्वॉर्ड स्किल का यूज करता है जिससे उसकी मूवमेंट इनहेंस हो जाता है और एक ही स्ट्राइक में वो बोअर को मार देता है। ये दोनों चलता जाता है लेकिन जंगल खत्म ही नहीं होता है। रात को दोनों एक बड़े पेड़ के नीचे कैंप लगाता है। गाइस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट था, अगर तुम लोग अभी भी वीडियो को देख रहे हो तो एक लाइक एंड सब्सक्राइब कर दिया करो यार, क्या ही आता है। वो सफर को कंटिन्यू करता है और एक तालाब के पास पहुंचता है जिधर उन दोनों का नजर पड़ता है एक लिजर्ड कपल के ऊपर जो अपना प्राइवेट मोमेंट थोड़ा सा एंजॉय कर रहा था। एबेल उनसे फाइट नहीं करना चाहता। वो कहता है कि लिजर्ड मैन काफी स्ट्रांग होते हैं जिस वजह से वो दोनों उनको छोड़ के आगे बढ़ने लगता है। लेकिन तभी रियो अपनी डिटेक्शन स्किल से महसूस करता है कि कुछ क्रिएचर उनकी तरफ भाग के आ रहा है। रियो सोचता है कि मैन ने उन्हें देख लिया है। एबेल रियो से कहता है कि वो उसके पीछे रहे, पर रियो मना कर देता है क्योंकि उसे महसूस हो रहा था कि काफी एनिमीज उनके तरफ आ रहा है। एबेल को लगता है कि बिना मैजिक स्टाफ के रियो का मैजिक कोई काम नहीं आएगा। लेकिन थोड़ी देर में एबेल सरप्राइज होता है जब वो देखता है कि रियो को कोई स्टाफ की जरूरत नहीं है, उसे तो कोई चैंट करने की भी जरूरत नहीं है भाई। एक पल में यो काई आइस क्रिस्टल सुमन कर लेता है और उन्हें 4 अप्रोचिंग लिजर्ड मैन पर छोड़ देता है जो सबको तुरंत ही गिरा देता है कुछ ही सेकंड में। ये पूरी फाइट जो एबेल खत्म नहीं कर पा रहा था, रियो उसे इजीली खत्म कर देता है। जब रियो मॉन्स्टर को हरा देता है, एबेल उसे पूछता है कि उसने क्या यूज किया क्योंकि उसने पहले कभी ये नहीं देखा। लेकिन रियो उसे बताता है कि अरे ये तो ज्यादा कुछ खास नहीं है, मैं तो बस वाटर लेंसर का यूज किया। वो बताता है कि ज्यादा ध्यान मत दो, ये कुछ खास नहीं है। लेकिन एबेल को कुछ और ही लगता है क्योंकि उसने देखा है कि रियो ने एक साथ 4 लेंसर्स इन्वोक किया, जबकि उसके हिसाब से मेजेस सिर्फ एक ही वक्त में एक ही मैजिक यूज कर सकता है। एबेल कहता है कि वो इस बात को लेके बहुत ज्यादा परेशान है, बट रियो उसे हंसकर बोलता है कि उसे भी इस विषय पे कुछ पता नहीं है। रियो बात को डाइवर्ट करने की कोशिश करता है, पर एबेल इंसिस्ट करता है और कहता है कि उसके जानने वाले विंड मेजेस सिर्फ एक ही टाइम पे एक ही मैजिक यूज कर सकता है। तब रियो उसे कहता है कि अरे तुम भूल रहे हो क्या, मैं एक वाटर मेज हूँ। अब सफर दोबारा से कंटिन्यू करने से पहले रियो एक गिलास पानी बाहर निकालता है ताकि वो दोनों पानी को पी सके। वो एबेल से कहता है कि वो दोनों थक गया है और उन्हें लंबा सफर करना है, इसलिए पानी पीना जरूरी है। पानी से याद आया गाइस, पानी पी लो क्योंकि पानी पीना अच्छा होता है। जो भी हो एबेल पानी ले लेता है, पर फिर भी उसके मन में ये एक चिंता रहता है कि रियो एक के बाद एक जो मैजिक वगैरह दिखा रहा है उसने कभी ये सब देखा ही नहीं। मतलब हमारे रियो का मैजिक सबसे बहुत ज्यादा अलग था, पर रियो उसे कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देता। अब दोनों फिर से सफर कंटिन्यू करता है और जैसे ही वो दोनों लोन टाउन के करीब पहुंच जाता है, एबेल रियो को एक कॉइन देता है जो इस टाउन पे खर्चा कर सकते हैं। हमारा रियो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है क्योंकि वो इस दुनिया पे आने के बाद पहली बार पैसा देख रहा है। उसकी ये एक्साइटमेंट देखकर एबेल उसे बताता है कि ऐसे और भी करेंसी से, और ये करेंसी नाइटली किंगडम की है जिसका लुआन का एक हिस्सा है। फिर एबेल आगे बताता है कि उस किंगडम में और 3 सिटी से, एक लूना, हॉन्डेलो फेडरेशन और दोही एम्पायर। जैसी एबेल ने दोही का नाम लिया तब रियो अचानक से अजीब सा बिहेव करता है जिससे एबेल को लगता है कि शायद रियो को पहले उस सिटी से कोई संबंध रहा होगा। एबेल उससे इस विषय पे पूछता है लेकिन रियो बोलता है कि अरे नहीं, मुझे तो बस इस सिटी का नाम पसंद नहीं आया, ये बहुत ज्यादा बेकार नाम है जिस वजह से मैंने ऐसा रिएक्ट किया। फिर हम देखते हैं कि दोनों आगे बढ़ता जाता है एंड एक जगह से जैसे गुजर रहा होता है वो नोटिस करता है कि एक रॉक थोड़ा सा हिल रहा होता है। एबेल उस रॉक के ऊपर अटैक करता है एंड हम देखते हैं कि रियो भी उसके ऊपर अटैक कर देता है, बट तभी दोनों रियलाइज करता है कि दोनों एक रॉक गोलेम के इलाका में आ चुका है। एबेल उसके ऊपर अटैक करता है लेकिन उसके अटैक करने के बाद भी वो दोबारा से रीजनरेट हो रहा था, मतलब वो वाला गोलेम। लेकिन तब रियो एक 10 लेयर वाला आइस क्रिएट करता है एंड उसके ऊपर फेंकता है। थोड़ी देर बाद दोनों नोटिस करता है कि ये गोलेम हिल नहीं रहा था, मतलब इसका काम तमाम हो चुका है। वेल तभी दोनों रियलाइज करता है कि ये सारे गोलेम अपना पावर बैक से पाता है, मतलब जब भी गोलेम अपने बैक से खड़ा रहता है तब गोलेम के पास ताकत आता है, लेकिन जब भी उनका
बैक जमीन से टच नहीं होता उन लोगों के पास कुछ ताकत नहीं रहता। वेल तभी दोनों नोटिस करता है कि एक स्टोन है उसके ऊपर एंड डिसाइड करता है कि वो स्टोन एबेल लेगा। रियो बोलता है कि कोई बात नहीं, मैं बाकी गुलाम से ले लूंगा वो सब। लेकिन जैसे वो पीछे मुड़ता है वो देखता है कि अभी भी उसका आइस गला नहीं है, मतलब वो सारे गुलाम उनके अंदर फ्रीज है। फिर ये दोनों आगे बढ़ता रहता है एंड कुछ दूर जाते ही उन लोगों के सामने और एक मॉन्स्टर आ जाता है, मतलब वो लोग एक मॉन्स्टर के सामने आ जाता है। रियो को लगता है कि ये बस एक मेंढक है, मतलब एक फ्रॉग है, बट एबेल बोलता है कि नहीं ये हिम्मत है। वेल तभी हम देखते हैं कि कुछ और मॉन्स्टर आके हिम्मत के ऊपर अटैक कर देता है। लकीली ये दोनों बच जाता है क्योंकि ये दोनों छुपा हुआ था। हम देखते हैं कि हिम्मत एंड उन मॉन्स्टर के साथ फाइट स्टार्ट हो जाता है। जिधर हिम्मत के ऊपर वो मॉन्स्टर अटैक कर रहा था लेकिन हिम्मत के ऊपर कुछ असर नहीं हो रहा था इसका। लेकिन जैसे हिम्मत अपनी मैजिकल पावर से उसके ऊपर अटैक करता है वो मॉन्स्टर चुटकियों में गिर जाता है एंड हिम्मत इस मैच को जीत जाता है। अब रात में दोनों बैठ के बातें वगैरह कर रहा होता है। वो दोनों बात करते हैं उस मैजिक नेगोशिएशन के बारे में जो हिम्मत ने फाइट के दौरान यूज किया था। एबेल कहता है कि उसने सिर्फ इसे डेंजन्स में ट्रैप के रूप में देखा है। डेंजन का नाम सुनते ही रियो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। जब एबेल इसे नोटिस करता है तो पूछता है कि क्या रियो को डेंजन पसंद है। रियो कहता है कि हाँ। तब एबेल कहता है कि वो बहुत ज्यादा लकी है क्योंकि पूरे किंगडम में सिर्फ एक ही डेंजन है एंड वो भी लूना सिटी में जहाँ वो दोनों जा रहे थे। रियो मजाक में कहता है कि एबेल ने उसे ये बात पहले क्यों नहीं बताई। वेल तब एबेल कहता है कि क्योंकि उसे पता नहीं था कि रियो को डेंजन पसंद है। जब रियो इंसिस्ट करता है कि और क्या बातें एबेल उससे छुपा रहा है तब एबेल उससे पूछता है क्या तुमने डुअर्ब्स और एल्व्स देखा है। वो आगे बताता है कि लूना में कई डुअर्ब्स है और वो काफी स्ट्रॉन्ग है। रियो कहता है कि उसे ये ऑलरेडी पता है, जो सुन के एबेल बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि रियो को कैसे पता। फिर एबेल कहता है कि लूना में सिर्फ एक एल्फ है और रियो कहता है कि मुझे ये बात भी पता है, जो सुन के वो और भी ज्यादा शॉक्ड होता है। फिर वो अपना सफर कंटिन्यू करते हैं और जब वो दोनों माउंटेन के आसपास पहुंचते हैं रियो एबेल को बताता है कि उस हिल के ऊपर एक ह्यूमन कम्युनिटी है। एबेल एक्सपेक्ट नहीं करता कि रियो को ये सब कुछ पता होगा, इसी वजह से एबेल रियो से पूछता है कि तुम्हें ये सब कैसे पता। रियो को याद आता है कि उसे ड्रैगन ने बताया था ये सब जब वो दोनों बात कर रहे थे कुछ दिन पहले। लेकिन रियो को पता है कि ये बात वो एबेल को नहीं बता सकता, इसलिए वो एबेल को कहता है कि मैं भूल गया कि मुझे ये सब कुछ कैसे पता है। जैसे ही वो चल रहे होते एक हाई ग्रेड मॉन्स्टर उन्हें थ्रेटन करता है। जब एबेल उसकी प्रेजेंस महसूस करता है तो फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है, पर जब वो उस माइटी माउंटेन मॉन्स्टर को देखता है तो वो इतना ज्यादा डर जाता है कि उसे सांस लेना मुश्किल हो जाता है। लकीली रियो उसकी अटेंशन खींचता है और मॉन्स्टर पर मीट फेंकता है। जब वो पार्ट मीट खा लेता है वो उन्हें छोड़कर चली जाती है। इधर एबेल सुकून की सांस लेता है और खुश होता है कि रियो ने उसकी इज्जत बचा लिया है। फिर वो दोनों सोचने लगता है कि इस एरिया में कुछ न कुछ अजीब है क्योंकि जो मॉन्स्टर वो लोग इधर देख रहे हैं वो मॉन्स्टर नॉर्मल नहीं है। जब वो दोनों हिल के साइड में जाता है तो वो देखता है कि कई वेबनर्स एक और मॉन्स्टर की लाश को खा रहा था। उन्हें समझ आता है कि वो दोनों सही जगह पर है क्योंकि वेबनर्स नॉर्थ के साइड में ही पाया जाता है। इधर एबेल एक झटपट सा प्लान बनाता है और वो कहता है कि हमें फाइट नहीं करना चाहिए, पर हमारा रियो बोलता है कि नहीं, मुझे लगता है कि हमें फाइट करना चाहिए और अगर फाइट करनी है तो अभी बेस्ट टाइम होगा जब वेबनर्स जमीन पर है। देखते ही देखते हम देखते कि दोनों उन वेबनर्स के साथ फाइट वगैरह करता है एंड दोनों ही जीत जाता है। पर फिर और ज्यादा वेबनर्स उधर आ जाता है लेकिन रियो अपना मैजिक यूज करता है एंड उन्हें आसमान में ही मार देता है। एबेल उनके जेम्स लेने चला जाता है। एबेल फाइट से ऑलरेडी एक्साइटेड होता है तो जब और ज्यादा मॉन्स्टर उधर आता है तो वो और ज्यादा खुश हो जाता है। जब फाइट खत्म हो जाती है वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुराता है और ये एक ग्रेट पार्टनरशिप होती है। वेल इसके बाद दोनों अपनी जर्नी कंटिन्यू रखते हैं। आखिरकार वो पहाड़ों के एंड तक पहुंच जाते हैं। रियो कहता है कि उसे और वेबनट से लड़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, तो एबेल उसे कहता है कि उसे उनसे टकराने की विश नहीं करनी चाहिए, लेकिन वो खुश है कि उन्होंने इतने सारे मैजिक स्टोन कलेक्ट कर लिया। वो नोट करता है कि वो लोग काफी नॉर्थ की तरफ आ चुके हैं और सोचता है कि अब वो लोग एग्जैक्टली कहाँ है। रियो होप करता है कि वो ड्यूए एम्पायर में ना हो। तब एबेल उसे बताता है कि एम्पायर तो इससे भी काफी ज्यादा नॉर्थ में है। रियो को ये सुनकर रिलीफ मिलता है और एबेल पूछता है कि क्या उसे एम्पायर से कोई प्रॉब्लम है। रियो कहता है कि बस उसे उसका नाम पसंद नहीं है। तब रियो एक रोड को नोटिस करता है और एबेल को अभी अभी क्रॉस किए हुए माउंटेन के बारे में कुछ रियलाइज होता है, लेकिन फिर वो मेंशन करता है कि अगर वो रोड पर वेस्ट की तरफ चलेंगे तो वो कोट्टी टाउन पहुंच जाएंगे। जैसे ही दोनों चलना शुरू करते हैं रियो कन्फेस करता है कि वो बेड पर सोना और रिलैक्स करने के लिए एक्साइटेड है और एबेल मेंशन करता है कि उन्हें टाउन का खाना भी ट्राई करना चाहिए। वो लोग एक टेबरन तक पहुंच जाते हैं और एबेल रियो को एडवाइस देता है कि वो एडवेंचरस गिल्ड में रजिस्टर कर ले ताकि उसे एक आइडेंटिफिकेशन कार्ड मिल सके और वो टाउन्स और सिटीज में बिना फी दिए ट्रेवल कर सके। वो एक्सप्लेन करता है कि जब वो लोग आए थे तब उसने रियो का गारंटर बनकर
कर एक फी पे की थी। अब ये सुन के रियो मजाक में कहता है कि अब उसका कर्जदार हो गया है। एबेल रियो को बताता है कि गिल्ड में मैजिक स्टोन्स और मॉन्स्टर मटेरियल्स भी अच्छी प्राइस पर सेल किया जा सकता है, लेकिन अगर रियो उन्हें खुद उसे यूज करना चाहता है तो उसे एक एल्केमिस्ट की जरूरत पड़ेगी। रियो ये सुनकर सरप्राइज हो जाता है कि यहाँ एल्केमिस्ट भी होती है, लेकिन जब उसका खाना आता है तो वो और भी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है कि यहाँ कड़ी भी मिलती है। वो सोचता है कि दूसरी रिइंकार्नेशन स्टोरीज में तो मेन कैरेक्टर को कड़ी मिलना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है अलग वर्ल्ड में, इसलिए वो बहुत ज्यादा खुश होता है कि इस वर्ल्ड में ऑलरेडी कड़ी एग्जिस्ट करती है। वो एक बाइट लेता है और खुद को रोक नहीं पाता, इसलिए वो फिर से ऑर्डर करता है। वेल अगले दिन रियो कड़ी की तारीफ करते ही जा रहा होता है और सोच रहा होता है कि कहीं एबेल उससे और भी तो सीक्रेट्स नहीं छुपा रहा ना, लेकिन एबेल चुप हो जाता है और बात को घुमा देता है। वो लोग चलना जारी रखता है जब तक कि वो एक हिल साइड तक नहीं पहुंच जाते और एबेल उसे लॉन टाउन और वहाँ के वेट फील्ड्स को दिखाता है। जैसे ही वो गेट के पास पहुंचते हैं, गार्ड तुरंत एबेल को पहचान लेता है और कहता है कि वो बहुत ज्यादा वरीड था क्योंकि सबको लगा कि एबेल कहीं खो गया है। तो एबेल एक्सप्लेन करता है कि नहीं, रियो ने उसको बचा लिया। एबेल एंट्री फी पे करता है और अपना कार्ड दिखाता है। इधर रियो उसके लिए खुश होता है कि वो फाइनली घर वापस आ गया है। जैसे ही एबेल और रियो गिल्ड की तरफ जा रहा होता है, एबेल एक्सप्लेन करता है कि अगर एक बी रैंक एडवेंचरर उसे सपोर्ट करे तो वो डायरेक्टली ई या डी ग्रेड से स्टार्ट कर सकता है। इधर रियो ये सुन के इम्प्रेस हो जाता है कि एबेल इतना हाई रैंकर है और एबेल फर्दर एक्सप्लेन करता है कि हायर रैंक होने का मतलब है कि वो ज्यादा क्वाइट्स को एक्सेप्ट कर सकता है और बैटल रिवार्ड्स कमा सकता है। वो लोग गिल्ड पहुंच जाते हैं और जैसे ही एडवेंचरर्स एबेल को देखता है, सब लोग खुश हो जाते हैं कि वो सेफ है। रियो रियलाइज करता है कि एबेल कितना फेमस है और वो उसके रास्ते में नहीं आना चाहता, इसलिए वो बाहर निकल जाता है। बाहर उसकी मुलाकात एक एल्फ से होती है। दोनों एक दूसरे को देखकर रुक जाते हैं और एल्फ नोटिस करता है कि रियो का रॉब फेरी किंग का है और वो कहती है कि फेरी किंग रियो को जरूर पसंद करता था, इसलिए उसने इतना ज्यादा स्पेशल गिफ्ट उसको दिया है। लेकिन अभी ये एल्फ जल्दी में होती है। एनो होप करती है कि फ्यूचर में जरूर वो रियो से दोबारा मुलाकात करे। इधर एबेल रियो को दोबारा वापस अंदर ले जाता है और सबको इंट्रोड्यूस करता है कि रियो ही वो हीरो है जिसने उसकी जान बचाई। सब लोग रियो का वेलकम करते हैं और उसका शुक्रिया अदा करते हैं। एबेल रियो को रिसेप्शनिस्ट के पास ले जाता है और होप करता है कि रियो डायरेक्टली रैंक डी से स्टार्ट कर सके, लेकिन रिसेप्शनिस्ट सरप्राइज हो जाती है क्योंकि क्रिम्सन स्वॉर्ड ग्रुप ने आज तक कभी किसी को ऐसा सपोर्ट नहीं किया था। तो एबेल कहता है कि रियो स्पेशल है। रिसेप्शनिस्ट एक्सप्लेन करती है कि रजिस्ट्रेशन के लिए उन्हें स्ट्रेंथ का प्रूफ चाहिए। तो एबेल कहता है कि वो डायरेक्टली गिल्ड मास्टर से बात करना चाहता है, इसलिए वो लोग मीटिंग रूम में वेट करते हैं। गिल्ड मास्टर अचानक रूम में एंटर करता है और रिलीफ फील करता है क्योंकि एबेल ठीक है। एबेल कहता है कि असली हीरो तो रियो है। फिर गिल्ड मास्टर अपना इंट्रोडक्शन देता है और कहता है कि उसका नाम हग है और वो रियो को उसकी ब्रेवरी के लिए थैंक्स कहता है। लेकिन इतनी तारीफ सुनकर रियो थोड़ा सा ऑकवर्ड फील करता है। हग रियो से उसकी पावर का प्रूफ मांगता है तो एबेल उसे वो मैजिक स्टोन्स दिखाता है जो उन्होंने कलेक्ट किए थे। हग उनका कलर और साइज देखकर तुरंत पहचान लेता है कि ये वेबनर्स का मैजिक स्टोन है। तो वो पूछता है कि क्या उनके पास कोई पूरी आर्मी थी इन मॉन्स्टर को डिफीट करने के लिए, लेकिन एबेल उसे बताता है कि वो सिर्फ दोनों ही थे जो माउंटेन्स में इन मॉन्स्टर का शिकार कर रहे थे। तब हग उन्हें बताता है कि लेजेंड के मुताबिक आज तक कोई भी उन माउंटेन से जिंदा बाहर नहीं निकला और एडवेंचरर्स भी उनसे दूरी रहते हैं, लेकिन वो एबेल पर ट्रस्ट करता है और रियो को एक्सेप्ट कर लेता है। तभी कुछ और एडवेंचरर्स भी रूम में घुस जाते हैं और वो भी एबेल को देखकर रिलीफ्ड हो जाते हैं। एबेल अपने फ्रेंड्स लैन, वार्डन और रिया से माफी मांगता है क्योंकि उसकी वजह से वो लोग चिंता में थे। हग रिसेप्शनिस्ट को बोलता है कि वो सारे जरूरी इक्विपमेंट को उसके ऑफिस में ले आए और रियो से कहता है कि उसके साथ आए, लेकिन एबेल उसे बीच में रोक देता है और कहता है कि वो उसे कुछ दिखाना चाहता है, इसलिए रियो को रिसेप्शन डेस्क पर वेट करना चाहिए। इधर हग रियो को समझाता है कि एबेल की पार्टी क्रिम्सन स्वॉर्ड टाउन की सबसे पॉपुलर ग्रुप है और रियो सोचता है कि क्या वो इतनी आसानी से डी रैंक एडवेंचरर बन सकता है। हग उससे कहता है कि वो एबेल को पसंद करता है, लेकिन वो ये भी जानता है कि एबेल इतना पावरफुल नहीं है कि वो अकेले वेबनर्स को मार सके। इसका मतलब ये है कि रियो भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग एंड टैलेंटेड है और उसका फिजिक्स भी एक वॉरियर जैसा है। इधर रिसेप्शनिस्ट अपना इंट्रोडक्शन देती है और बताती है कि उसका नाम नीना है और फिर वो इंटरव्यू स्टार्ट करती है। वो रियो से उसके मैजिक एलिमेंट के बारे में पूछती है और ये भी पूछती है कि वो कहाँ रहने वाला है, लेकिन क्योंकि वो अभी अभी टाउन में आया है इसलिए
इसलिए रजिस्ट्रेशन के बाद वो 300 दिन तक गिल्ड में रह सकता है। नीना उसे पूछती है कि क्या उसे डेंजन्स के बारे में पता है। ये सुनकर रियो एक्साइटेड हो जाती है एंड उसको एक्साइटेड देख के वो बताती है कि गिल्ड डेंजन्स पर एक कोर्स भी ऑफर करती है और उसे नेक्स्ट क्लास के लिए मार्क कर देती है। रियो रजिस्ट्रेशन के लिए क्रिस्टल पर अपना हाथ रखता है और उसके गिल्ड कार्ड बन जाता है और नीना उसे ऑफिशियल मेंबर बनने पर कांग्रेचुलेट करती है। जब वो लोग वापस निकलते हैं, हग अपनी सीट पर ढीला सा होकर बैठ जाता है क्योंकि अब वो रिलीफ्ड है और फिर वो सबको एबेल की वापस आने की न्यूज देता है। एबेल रियो को उसका पेमेंट लेने ले जाता है और कहता है कि वो उसके लिए कपड़े और एक स्टाफ खरीदना चाहता है क्योंकि हर एक मैजिशियन के पास एक स्टाफ होता है। रियो कहता है कि वो बिना स्टाफ के भी मैजिक यूज कर सकता है और जरूरत पड़ने पर अपनी स्वॉर्ड भी यूज कर सकता है, लेकिन एबेल को लगता है कि वो सिर्फ एक छोटा सा नाइफ है। तब रियो बताता है कि उसे अभी भी इस दुनिया के बारे में, बेसिक चीजों के बारे में भी नॉलेज बहुत ज्यादा कम है, इसलिए एबेल शॉपिंग करते वक्त उसे इस दुनिया के बारे में एक शॉर्ट समरी दे देता है। तब रियो को पता चलता है कि यहाँ के टाइम अर्थ के जैसा ही है, जहाँ एक दिन 24 घंटे में होता है और एक वीक 7 दिन में, और क्योंकि इस दुनिया में करीबी एग्जिस्ट करती है, इसका मतलब रियो रियलाइज करता है कि शायद कोई और भी है जो यहाँ रीइंकार्नेट हुआ होगा और उसने इस दुनिया पर बड़ा इम्पैक्ट डाला होगा। एबेल शॉप से बाहर आता है और रियो पूछता है कि अब वो लोग कहाँ जा रहे हैं। तो एबेल कहता है कि वो एक पार्टी में। अगले दिन रियो कंप्लेन करता है कि उसने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लिया था। नीना उसे उसकी रूममेट से इंट्रोड्यूस करवाती है जिनका नाम होता है नील्स और इटो। जब नीना वहाँ से चली जाती है तो नील्स उसके बारे में एक्साइटेड होकर बातें करने लगते हैं, लेकिन इटो उसे कहता है कि उसका नीना के साथ कोई चांस नहीं है। थोड़ी देर बाद नीना एक और लड़के को लेकर वापस आती है जिसका नाम होता है अमन। अमन बताता है कि उसकी फैमिली मर चुकी है, इसीलिए वो इधर आया है ताकि अपना गुजारा कर सके। रियो भी अपना इंट्रोडक्शन देता है क्योंकि उन दोनों की डेंजन क्लास अगले दिन है। इसी वक्त एबेल अपने फ्रेंड्स को रियो की मैजिक के बारे में बताता है, लेकिन उन्हें लगता है कि वो जो डिस्क्राइब कर रहा है वो इम्पॉसिबल है। लैन कहती है कि मैजिक सिर्फ कास्टर के आसपास ही कॉन्ज्यूर की जा सकती है, इसीलिए डिस्टेंस से आइस क्रिएट करके उससे मॉन्स्टर पर गिरा देना बिल्कुल सेंस नहीं बनता। लेकिन एबेल पक्का है कि उसने जो देखा था वो सच था। लैन उसे याद दिलाता है कि वेबनर्स के आसपास विंड बैरियर होता है जो मैजिक को डिफ्लेक्ट कर देता है, इसीलिए मैजिक से उन्हें मारना पॉसिबल नहीं है। लेकिन रिया को याद आता है कि एक इंसान था जो कुछ ऐसा कर सकता था। वो इन्फेर्नो मैजिशियन का जिक्र करती है जिसके बारे में कहा जाता था कि वो एक ही स्पेल से वेबनर्स को राख बना सकता था और एक पल में पूरी आर्मी को भी डिस्ट्रॉय कर सकता था। रिया सोचती है कि अगर एबेल सच बोल रहा है तो रियो उनके लिए एक इनक्रेडिबल गिफ्ट है, लेकिन उसे ये भी डर लगता है कि अगर रियो कभी उनके खिलाफ हो गया तो, एन एनिमी एम्पायर के साथ मिल गया तो उनका क्या होगा। लेकिन एबेल कहता है कि ऐसा कभी नहीं होगा। इधर 6 दिन तक पढ़ाई करने के बाद रियो और अमन का इंट्रोडक्टरी कोर्स खत्म हो जाता है और उन्हें डेंजन एक्सप्लोरेशन की बेसिक चीजें के बारे में सिखाया जाता है। अब उन्हें डेंजन की फर्स्ट लेयर में जाना है और अमन थोड़ा सा नर्वस हो जाता है, तो रियो उसे शांत करने की कोशिश करता है। रियो इंस्ट्रक्टर से पूछता है कि क्या पहले क्लियर की हुई लेयर्स पर इंस्टेंटली ट्रेवल किया जा सकता है। इंस्ट्रक्टर बताता है कि कुछ साउथ के डेंजन्स में ये पॉसिबल है, लेकिन इस शहर के डेंजन में ये फंक्शनलिटी नहीं है। हमें पता चलता है कि लॉन टाउन असल में एक अंडरग्राउंड डेंजन के ऊपर बनाया गया है और हर कुछ सालों में एक इवेंट होती है जहां मॉन्स्टर्स की पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ जाती है और फिर वो सरफेस की तरह पुश करते हुए बाहर आने लगते हैं। इसलिए टाउन ने डबल वॉल्स बना के रखी है ताकि मॉन्स्टर्स उन्हें तोड़कर बाहर ना आ सके। रियो ये देख के बहुत ज्यादा इम्प्रेस होता है कि टाउन ने अपनी प्रोटेक्शन के लिए कितनी स्मार्टली सिस्टम को बनाया है। जब वो डेंजन के अंदर जाते हैं, रियो नोटिस करता है कि अमन अभी भी बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड में है, तो वो उसे एश्योर करता है कि सब कुछ ठीक रहेगा। इंस्ट्रक्टर बताता है कि फर्स्ट लेयर पर कोई मॉन्स्टर्स नहीं होते, लेकिन जब रियो और अमन एक्सप्लोर कर रहा होता है, रियो को आगे कुछ महसूस होता है। वो अमन से कहता है कि वो अपनी मैजिक से मॉन्स्टर को पिन डाउन करेगा और अमन को उस मौके का यूज करके उसे फिनिश कर देना चाहिए। एक एंट उनकी तरफ आने लगती है और रियो को याद आता है कि उसने अपनी गाइड बुक में पढ़ा था कि इसे मरने का सबसे आसान तरीका गर्दन के बेस पर स्ट्राइक करना। रियो अपनी आइस लेंसेज का यूज करके उसे पिन डाउन कर देता है और अमन को कहता है कि वो उसको फिनिशिंग कर दे। अब एंट को मरने के बाद अमन को कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है और रियो उसे कहता है कि उसका मैजिक स्टोन निकाल ले। अमन पूछता है कि क्या ये अलाउड है, तो रियो कहता है कि वो एडवेंचरर से और इसी तरह वो अपना गुजारा करते हैं। उसके बाद रियो और बाकी सब सेलिब्रेट करते हैं और इटो इम्प्रेस होता है कि वो लोग पहली बारी एक खतरनाक वाले एंड को हरा पाया। इधर अमन फिर से डेंजन में जाना चाहता है, तो रियो उसे इनवाइट करता है कि वो उसके साथ आए क्योंकि वो 3rd लेवल तक नीचे जाना चाहता है एंड इसके लिए वो एक प्लान भी बना रहा है। लेकिन फिर उसे याद आता है कि फर्स्ट लेवल
एबेल तो नॉर्मली क्लियर होना चाहिए था, इसलिए वो सोचता है कि वहाँ एंट मॉन्स्टर क्या कर रहा था। नील्स कहता है कि फर्स्ट फ्लोर पर तो सिर्फ बेड्स होना चाहिए, और इटो मेंशन करता है कि पिछले कुछ महीनों से एंट्स फर्स्ट और सेकंड लेयर्स पर भी देखा जा रहा है। तभी एबेल अचानक से वहाँ आ जाते हैं और बताता है कि एंट्स अपने रास्ता खुद कर ऊपर तक आ सकती है। फिर वो रियो के न्यू दोस्तों से अपना इंट्रोडक्शन देता है। रियो के फ्रेंड्स को यकीन ही नहीं होता कि वो क्रिम्सन स्वॉर्ड के एबेल से मिल रहे हैं। नील्स कहता है कि एबेल उसके लिए हीरो है और उसे हैंडशेक करने की रिक्वेस्ट करता है। एबेल उन्हें कहता है कि वो लोग खुद पर ज्यादा प्रेशर ना डाले, क्योंकि एक एडवेंचरर के सबसे इम्पोर्टेंट चीज है सर्वाइव करना। रियो पूछता है कि वो गिल्ड में क्या कर रहा है, तो एबेल बताता है कि वो अभी एक एडवेंचर से वापस आया है, लेकिन उसकी बात उसकी पार्टी इंटरप्ट कर देती है, क्योंकि उन्हें पहले गिल्ड मास्टर के पास जाना था। एबेल कहता है कि वो बस न्यू एडवेंचरर्स को गाइड कर रहा था, लेकिन लैन वार्डन से कहती है कि उसे पकड़ लो, और फिर वो लोग उसे उठाकर ले जाते हैं। लैन अचानक से रियो को घूर कर देखने लगती है, लेकिन रिया उसे वापस बुलाती है और फिर वो सब गिल्ड मास्टर को ढूंढने चले जाते हैं। रिया लैन से कहती है कि किसी को भी घूरना रूड होता है, लेकिन लैन कहती है कि वो बस रियो में इंटरेस्टेड है, क्योंकि सुना है वो एक इनक्रेडिबल मैजिशियन है, और रिया भी बोलती है कि हाँ वो भी थोड़ी सी क्यूरियस है। तब एबेल कहता है कि वो लोग जल्दी ही देख लेंगे कि रियो कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अगले दिन अमन और रियो फिर डेंजर में जाते हैं। वो लोग वही स्ट्रेटेजी यूज करते हैं जहाँ रियो मॉन्स्टर्स को पिन डाउन करेगा और अमन उन्हें फिनिश करेगा। ब्रेक लेते वक्त रियो नोटिस करता है कि अमन की फाइटिंग स्टाइल एबेल जैसा है, तो पूछता है कि उसे फाइट करना किसने सिखाया। अमन बताता है कि उसने कीरा नाम के एक आदमी से ट्रेनिंग ली थी, और कीरा ने रॉयल कैपिटल के एक बड़े स्कूल में पढ़ाई की थी। रियो कॉन्फिडेंट है कि अमन भी एक दिन एबेल के लेवल तक पहुंच सकता है। अमन फिर पूछता है कि जब रियो एक मैजिशियन है तो उसे स्वॉर्ड फाइटिंग के बारे में इतना कैसे पता, लेकिन रियो फेरी किंग के बारे में मेंशन नहीं करना चाहता, इसलिए वो बस कहता है कि कुछ टाइम पहले उसका भी एक मेंटर था एंड उनसे उसने सीखा है। इधर अमन डेंजन को और ज्यादा एक्सप्लोर करना चाहता है, लेकिन रियो उसे कहता है कि आराम से करे और अपनी स्टेमिना को बिल्ड करे, क्योंकि एबेल जैसी स्किल्ड फाइटर भी हर दिन अपनी प्रैक्टिस और फ्रॉम को ट्रेनिंग करती है। अगले दिन रियो लाइब्रेरी जाता है ताकि एल्केमिस्ट के बारे में और ज्यादा इन्फॉर्मेशन मिल सके। लाइब्रेरियन उसे एक बिगिनर्स लेवल का गाइड बुक रिकमेंड करता है। कुछ देर पढ़ने के बाद रियो सोचता है कि अगर उसे डिटेल में सीखना है तो उसे अपनी कॉपीज खरीदनी होगी, लेकिन वो थोड़ा सा प्राइस को लेके चिंतित होता है। जब वो बाहर खड़े होकर ये सब कुछ सोच रहा होता है, तभी अचानक से सोलर एक्लिप्स हो जाता है और सब कुछ अंधेरा हो जाता है। रियो नोटिस करता है कि आसपास के सब लोग गायब हो गया है और उसे एक बुरा सा फीलिंग आने लगता है। अचानक से उस पर एक फायर ब्लास्ट अटैक होता है, लेकिन रियो जल्दी ही अपनी आइस शील्ड बनाकर खुद को प्रोटेक्ट कर लेता है। तभी नोटिस करता है कि एक डीमन उसकी तरफ चलकर आती है और पूछती है कि एक ह्यूमन इस वर्ल्ड में कैसे आ गया, लेकिन फिर वो सोचती है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो उसे अभी खत्म करने वाली है। रियो समझ जाता है कि ये कोई नॉर्मल एनिमी नहीं है, इसलिए वो भागने के बारे में सोचता है, लेकिन फिर उसे रियलाइज होता है कि वो शायद किसी अल्टरनेट डायमेंशन पे फंस गया है जहाँ से भागना पॉसिबल ही नहीं है। वो लड़की फिर एक और फायर ब्लास्ट उस पर फेंकती है। रियो तुरंत शील्ड बनाकर उसे ब्लॉक कर लेता है, लेकिन तुरंत बाद में उसका दिल की तरफ एक विंड लॉन्च अटैक कर देती है। रियो अपनी रॉप के वजह से बच जाता है। तब लड़की रॉप को देखकर पहचान लेती है कि ये तो फेरी किंग का है, इसीलिए वो सोचती है कि रियो ने ऐसा क्या किया होगा जो उसे फेरी किंग का फेवर मिल गया है। जब उसकी मैजिक प्रॉपरली काम नहीं करती तो वो डिसाइड करती है कि वो स्वॉर्ड यूज करेगी। रियो भी अपनी स्वॉर्ड निकाल लेता है। दोनों का फाइट काफी इवनली मैच लगता है। लड़की फिर से मैजिक यूज करने की कोशिश करती है, लेकिन रियो उससे ज्यादा फास्ट होता है और एक आइस लॉन्च से उसके स्पेल को कैंसिल कर देता है। रियो फिर एक साथ बहुत सारी आइस अटैक से काउंटर अटैक करता है। लड़की अपनी फायर मैजिक से उन्हें पिघल देती है और बाकी अटैक्स को रोकने के लिए स्टोन वॉल्स क्रिएट कर देती है, लेकिन रियो का वाटर जेट्स उनके बीच से निकलकर उसे हिट कर देता है। रियो तुरंत चार्ज करता है, लेकिन नोटिस करता है कि लड़की का वुंड खुद ब खुद हील हो रहा है और फाइट के दौरान रियो को जोर से पुश करके एक बिल्डिंग के अंदर गिरा दिया जाता है। लड़की अचानक पानी से गिर जाती है और जैसे ही पानी उसकी स्किन को टच करता है, पानी तुरंत उबलने लगता है और उसे जला देता है। फिर जब वो रिकवर हो जाती है तो फिर से बाहर आती है और काफी एक्साइटेड लगती है, क्योंकि पहली बार किसी इंसान ने उसे असली दर्द महसूस करवाया है। वो कहती है कि वो उससे और ज्यादा फाइट करना चाहती है, लेकिन अब उसका टाइम खत्म हो गया है क्योंकि एक्लिप्स खत्म होने वाला है। वो कहती है कि वो पक्का फिर कभी उससे फेस करेगी और अपना नाम लियोनॉर्ड बताती है, और फिर वो अचानक से गायब हो जाती है। रियो रिलीफ महसूस करता है, लेकिन उसे समझ आ जाता है कि उसे और स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा, क्योंकि अगर उसका रॉब आज ना होता तो वो मर चुका होता। इसलिए वो डिसाइड करता है कि वो लाइब्रेरी से वो बुक्स को खरीदेगा जो उसे चाहिए थी। जब वो अपना अकाउंट को चेक करता है तो वो हैरान हो जाता है कि उसके पास कितना ज्यादा पैसा है। उसे याद आता है कि एबेल ने बताया था कि वेबनर्स से मिला हुआ मैजिक स्टोन्स बहुत ज्यादा वैल्यूएबल होते हैं, लेकिन फिर भी उसे यकीन नहीं
होता कि उनकी इतना ज्यादा वैल्यू होगी। वो अपने रूम की तरफ वापस जाता है और हैरान होता है कि उसकी फ्रेंड्स वहाँ नहीं है। तभी बाहर उसे शोर सुनाई देता है और वो देखता है कि उसके फ्रेंड्स जमीन पर पीटा हुआ पड़ा है। रियो तुरंत अपनी मैजिक को यूज करता है और 4 बुलिस को गिरा देते हैं। नील्स उसे डैन के बारे में बताता है जो पहले उनका रूममेट था। डैन सोचता है कि रियो एक मैजिशियन है तो शायद हैंड टू हैंड कॉम्बैट में वीक होगा, इसलिए वो उस पर चार्ज करता है, लेकिन रियो आसानी से उसे भी हैंडल कर लेता है। फिर रियो सजेस्ट करता है कि सब लोग मिलकर एक गर्म बात ले लेता है ताकि रिलैक्स कर सके। ईटो उसके शोल्डर को हील करता है और नोटिस करता है कि रियो को काफी सीरियस अटैक लगा था। वो कहता है कि रियो लकी था कि वो ब्लो उसकी हार्ट पर नहीं लगा। तब रियो बताता है कि वो अटैक जिसने किया था असल में उसे मारने के लिए किया था, लेकिन वो लास्ट सेकंड पर उस अटैक को डॉज कर गया था। उसके फ्रेंड सोचने लगता है कि वो कौन होगा जो इसके साथ फाइट कर रहा था। रियो कहता है कि वो एक लंबी कहानी है, कभी टाइम मिले तो बता दूंगा, क्योंकि अभी वो रिलैक्स करना चाहता है। अगले दिन अमन और बाकी सब फिर से डेंजन की तरफ जाते हैं और जब वो एक गॉब्लिन आर्चर को हरा देते हैं तो नील्स कहता है कि अब उन्हें वापस चलना चाहिए क्योंकि गॉब्लिन आर्चर्स नॉर्मली 5th फ्लोर पर नहीं मिलते। वो कहता है कि उन्होंने आज के लिए काफी पैसा कमा लिया है, इसलिए ज्यादा रिस्क लेना सही नहीं रहेगा। इधर अमन विश करता है कि काश रियो भी उनके साथ होता। दूसरी ओर हमें रियो को दिखाया जाता है जो कि सोच रहा होता है कि लियोनोर उससे ज्यादा फास्ट थी, मतलब वो उस मॉन्स्टर के बारे में सोच रहा होता है क्योंकि उसके पास विंड मैजिक था, इसलिए रियो अपनी मोबिलिटी इंप्रूव करना चाहता था। वो सोचता है कि वो अपनी वाटर जेट्स को यूज करेगा जैसे वो अंडर वाटर मूव करते वक्त करता है, लेकिन जब वो आइस बनाकर वाटर जेट से खुद को प्रोपेल करने की कोशिश करता है तो वो मुश्किल से हिल पाता है, इसलिए वो अपनी इस एक्सपेरिमेंट से थोड़ा सा डिसअपॉइंट हो जाता है। फिर वो सोचता है कि शायद वाटर जेट्स की क्वांटिटी डबल करनी चाहिए, लेकिन फिर वो डिसाइड करता है कि पहले वो लाइब्रेरी जाकर आकोमा और एल्केमिस्ट के बारे में और सीखेगा। वेल इसी दौरान लेन लाइब्रेरी में सारी स्पेल बुक्स को चेक कर रही होती है ताकि रियो के जाइंट आइस क्यूब जैसे कोई स्पेल मिल सके, लेकिन उसे कहीं भी ऐसा कोई स्पेल नहीं मिलता, यहाँ तक कि फॉरबिडन टेक्स्ट में भी नहीं है। इसलिए वो सोचती है कि शायद वो रियो का खुद का बनाया हुआ ओरिजिनल स्पेल है, लेकिन अगर ऐसा है तो इसका मतलब है कि रियो का लेवल इनफर्नो मैजिशियन के बराबर हो सकता है। तभी वो एल्फ वापस आती है जिसे रियो पहले मिला था, जिसका नाम सारा है। वो कहती है कि लैन को लाइब्रेरी में इतना सीरियस पढ़ते हुए देखना काफी ज्यादा रेयर है। सारा सोचती है कि वो उसकी हेल्प करेगी, लेकिन फिर कहती है कि उसे जाना पड़ेगा क्योंकि उसकी एक मीटिंग है। इसी वक्त गिल्ड में नील्स नीना से बात करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो काफी नर्वस होता है। तो ईटो उसे बताता है कि उन्हें 5th फ्लोर पर गॉब्लिन आर्चर मिले थे। नीना जब उनका मैजिक स्टोन चेक करता है तो वो तुरंत गिल मास्टर को इन्फॉर्म करने के लिए भागती है। गिल मास्टर भी हैरान हो जाता है क्योंकि गॉब्लिन आर्चर नॉर्मली 10th फ्लोर के बाद ही मिलता है। इसका मतलब ये सब उस इवेंट का साइन है जिस इवेंट में सभी मॉन्स्टर बाहर निकल आते हैं एंड उनका पॉपुलेशन बढ़ जाता है। इसलिए वो तुरंत क्रिम्सन स्वॉर्ड और व्हाइट ब्रिगेड पार्टी को इमरजेंसी मीटिंग के लिए बुलाता है। अब एबेल आता है तो वो खुश नहीं होता ये सुनकर कि व्हाइट ब्रिगेड को भी बुलाया गया है क्योंकि उसे उनका लीडर फिलिप्स से बात करने में प्रॉब्लम होती है। जब वो गिल मास्टर से मिलने जाते हैं तो फिलिप्स ऑलरेडी वहाँ होता है, इसीलिए एबेल खुद को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। हग उन्हें पूरी सिचुएशन के बारे में बताता है और उनसे डेंजन इन्वेस्टिगेशन करने को कहता है। एबेल पूछता है कि क्या सच में 5th फ्लोर पर गॉब्लिन आर्चर मिला था। हग बताता है कि अमन की पार्टी जो मैजिक स्टोन लाई थी उसे ये कंफर्म हो गई है कि हाँ, इसीलिए वो उनसे कहता है कि तुम देख के आओ कि क्या ये सच में उस इवेंट का साइन है, क्योंकि लास्ट टाइम ये इवेंट 10 साल पहले हुआ था। वो उन्हें 100 गोल्ड एडवांस में ऑफर करता है क्योंकि वापस आने पर 200 गोल्ड और देने का वादा करता है। फिलिप्स पूछता है कि अगर उन्हें पता चल गया कि ये उस इवेंट का शुरुआत हो चुका है तो क्या करना चाहिए। तो हक कहता है कि उनका काम सिर्फ इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करना है, उसके बाद तुरंत वापस आकर रिपोर्ट करना है ताकि वो डबल वॉल्स को बंद कर सके और रीजनल नाइट्स को बुला सके। अगले दिन रियो अपने फ्रेंड्स को बताता है कि वो नॉर्थम लाइब्रेरी पे जा रहा है। ईटो बताता है कि डी रैंक और उससे ऊपर के एडवेंचरर सी नॉर्थन लाइब्रेरी में एंटर कर सकते हैं, लेकिन रियो के लिए ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। अमन पूछता है कि क्या वह फॉरबिडन टेक्स्ट भी रखा होता है। रियो कहता है कि हाँ। तब ईटो क्लैरिफाई करता है कि उन टेक्स्ट को सिर्फ बी रैंक एडवेंचरर सी एक्सेस कर सकते हैं। जब रियो उस लाइब्रेरी में पहुंचता है तो वो देखकर हैरान रह जाता है कि ये लाइब्रेरी काफी ज्यादा बड़ी है। उसे रियलाइज होता है कि उसे बुक्स ढूंढने के लिए किसी की हेल्प चाहिए होगी क्योंकि वो डायरेक्टली आकुमा के बारे में पूछ नहीं सकता। और जब वो अंदर इधर उधर घूम रहा होता है तब उसकी फिर से सरा से मुलाकात हो जाती है। अब दूसरी ओर क्रिम्सन स्वॉर्ड और व्हाइट ब्रिगेड डेंजन के अंदर एंट्री करने के लिए तैयार हो रहे होते हैं, लेकिन इधर एबेल को एक बुरा सा फीलिंग होता है, इसीलिए वो लैन से कहता है कि वो अपनी विंड मैजिक यूज करके 1st फ्लोर को स्कैन करे। लैन जब स्कैन करती है तो पता चलता है कि वहाँ हंड्रेड्स ऑफ मॉन्स्टर उनका वेट कर रहे हैं। ये देखकर हग तुरंत इमरजेंसी डिक्लेयर कर देता है और सब अवेलेबल एडवेंचरर्स को डेंजन की तरफ जाने को कह देता है। दूसरी ओर लाइब्रेरी में सारा रियो को देखकर खुश होती है और पूछती है कि वो
वो इधर क्या कर रहा है। रियो अकुमा के बारे में पूछना चाहता था, लेकिन उसे लगता है कि ये अजीब लगेगा, इसलिए वो कहता है कि वो एल्केमिस्ट पढ़ना चाहता है। सारा थोड़ी सी सरप्राइज होती है क्योंकि ये काफी डिफिकल्ट सब्जेक्ट है। रियो कहता है कि वो एक गोलेम बनना चाहता। तब सारा उसे कुछ ऐसी बुक्स तक ले जाती है जो उसकी हेल्प कर सकती है। उनकी बातचीत के दौरान पता चलता है कि किसी एल्फ का ह्यूमन सेटलमेंट में रहना काफी ज्यादा रेयर होता है, लेकिन सारा खुश है कि वो यहाँ रहती है क्योंकि इसी वजह से उसकी रियो से मुलाकात हुई। अब दूसरी ओर डेंजन के बाहर मॉन्स्टर्स गेट तोड़कर बाहर आ जाते हैं एंड हंड्रेड्स ऑफ गॉब्लिन्स बाहर निकलने लगते हैं। इधर एडवेंचरर्स लाइन बनाकर खड़े हो जाते हैं और उन पर एरोस और फायरबॉल से अटैक करते हैं, लेकिन गॉब्लिन्स का नंबर बहुत ज्यादा होती है, इसलिए हक टेंशन में आ जाता है। एबेल लेन से कहता है कि वो अपनी माना को बचा कर रखे, तभी एरोस खत्म होने लगता है। उसी वक्त नील्स और एरोस लेकर आ जाता है और वो हक को मैसेज देता है कि छोटे गॉब्लिन्स को खत्म करने के बाद उन्हें बॉस से भी फाइट करना पड़ेगा। अब कुछ घंटों की फाइट के बाद फाइनली गॉब्लिन्स को खत्म कर दिया जाता है। तब हक ऑर्डर देता है कि क्रिम्सन स्वॉर्ड और व्हाइट ब्रिगेड डेंजन के अंदर जाकर बॉस को ढूंढो। अब अंदर जाते ही उनका सामना 3 गॉब्लिन जनरल से होता है। एबेल तुरंत समझ जाता है कि डेंजन में जरूर एक गॉब्लिन किंग भी होगा। वो डिसाइड करता है कि वो और फिलिप्स एक एक जनरल को हैंडल करेगा और रिया एंड सेना तीसरी जनरल को संभालेगी, क्योंकि उन्हें गॉब्लिन किंग के आने से पहले ही जनरल्स को खत्म करना होगा। बैटल शुरू होती है और एबेल एक जनरल के हाथ को काट देता है, इसलिए उसे लगता है कि वो लोग उन्हें हैंडल कर लेंगे, लेकिन अचानक से एबेल को डेंजर फील होता है। वो तुरंत सबको नीचे झुकने को कहता है। उसी वक्त एक पावरफुल विंड स्लैश आता है जो सारे गॉब्लिन्स जनरल्स को ही काट देता है। इधर एबेल की वार्निंग की वजह से बाकी सब लोग बच जाते हैं। वेल हम देखते हैं कि तभी उधर गॉब्लिन किंग सामने आता है। एबेल और फिलिप्स तुरंत उस पर अटैक करने के लिए रश करते हैं। फिलिप्स की स्पेयर गॉब्लिन किंग के आर्मर को पेनिट्रेट नहीं कर पाता, लेकिन एबेल अपनी परफेक्ट शैडो टेक्निक यूज करके उसकी अटैक को डॉच करता रहता है और एक हिट लैंड करने में सक्सेसफुल हो जाता है। एबेल का अटैक गॉब्लिन किंग को मारने के लिए काफी स्ट्रॉन्ग नहीं होता, लेकिन उसने पहले से ही प्लान बना रखा था। वो लैन को सिग्नल देता है। लैन पहले से अपना विंड बुलेट स्पेल चार्ज करके रखी होती है और उसका अटैक गॉब्लिन किंग को फाइनली खत्म कर देता है। सब लोग विक्ट्री को सेलिब्रेट करते हैं और फिलिप्स भी इम्प्रेस हो जाता है कि एबेल ने पहले ही प्रेडिक्ट कर लिया था कि क्या होने वाला है। अब दूसरी ओर हमें पता चलता है कि रियो एडवेंचरर्स गिल्ड में वापस आता है, लेकिन वो कंफ्यूज हो जाता है कि सब लोग सेलिब्रेट क्यों कर रहे हैं। दूसरी तरफ हक अपने ऑफिस में बैठा होता है। वो सोचता है कि काश वो भी सबके साथ ड्रिंक कर पाता, लेकिन वो पेपर वर्क में बिजी होता है और वो ये भी सोचता है कि कैपिटल से रिसर्चर जल्दी ही आएंगे ताकि पता लगा सके कि क्या हुआ था। हालांकि डेंजन 1 महीने के लिए सील कर दिया गया है। रियो को समझ आ जाता है कि सब लोग उस इवेंट की खत्म होने की सेलिब्रेट कर रहा है। नील्स बताता है कि गॉब्लिन किंग से फाइट करते वक्त एबेल कितना ज्यादा कूल लग रहा था। लैन रियो से पूछती है कि क्या वो सच में हवा में आइस वॉल क्रिएट कर सकता है। रियो कहता है कि हाँ वो कर सकता है, लेकिन वो ये भी कहता है कि ये करना काफी डिफिकल्ट है और उसे ये ट्रिक सीखने में काफी टाइम लगा था। लैन उसे पूछती है कि क्या उसने ये स्पेल इनकंटेशन के साथ कास्ट किया था। रियो कहता है कि स्पेल कास्ट करने के लिए इनकंटेशंस की जरूरत नहीं है। उसका जवाब सुनकर लैन कंफ्यूज हो जाती है। नील्स कहता है कि खाना खत्म होने वाला है, इसलिए वो कुछ खाने के लिए चला जाता है। तब एबेल लैन से कहता है कि रियो बिना इनकंटेशंस की मैजिक यूज कर सकता है, लेकिन लैन को यकीन ही नहीं होता कि ऐसा भी पॉसिबल है। उसके बाद रियो नोटिस करता है कि नील्स और उसके फ्रेंड्स कुछ काम कर रहे हैं। वो पूछते हैं कि वो लोग काम क्यों कर रहे हैं। नील्स बताता है कि डेंजन बंद है, इसलिए कोई क्वाइस्ट अवेलेबल नहीं है और सरफेस पर भी किसी को हेल्प की जरूरत नहीं है। तब रियो बताता है कि वो एक चीज को ढूंढ रहा है जिसकी मदद से वो एल्केमी प्रैक्टिस कर सकता है। नील्स बताता है कि अच्छा मैं समझ गया, रियो मैजिक कॉपर की बात कर रहा है, लेकिन वो जानता है कि ये काफी ज्यादा महंगा होता है। रियो कहता है कि एक छोटी सी हैंडफुल मैजिक कॉपर की 50 गोल्ड के बराबर होती है कीमत। फिर वो डिसाइड करता है कि वो तीनों को हायर करेगा। वो प्रॉमिस करता है कि अगर वो उसकी हेल्प करेगा एबेंडेंट जगह में से मैजिक कॉपर कलेक्ट करने में, तो वो सबको 4 गोल्ड पे करेगा। और वो ये भी कहता है कि जो मैजिक कॉपर वो ढूंढ कर लाएंगे वो उनसे 25 गोल्ड में खरीद लेगा। उन्हें ये डील काफी अच्छी लगती है, इसलिए वो उसके लिए काम करने के लिए रेडी हो जाते हैं। इधर रियो अपने रूम की तरफ वापस जाता है, लेकिन बाहर वो देखता है कि नाइट्स का एक ग्रुप एक लड़की को बुली कर रहा है। वो उसे जबरदस्ती ले जाने वाले होते हैं। तभी डैन अचानक से उन्हें रोक देता है। नाइट्स में से एक अपनी स्वॉर्ड से निकाल लेता है। वो डैन को धमकी देता है कि वो उसे मार देगा, लेकिन वो अचानक से जमीन पर गिर जाता है। वो समझ नहीं पाता कि क्या हो रहा है और उठने की कोशिश करता है, लेकिन फिर से गिर पड़ता है। तब फिलिप्स
आगे आता है और नाइट्स को रुकने के लिए कहता है। वो उन्हें उनके बिहेवियर के लिए डांटता है और बताता है कि वो हिमलैंड फैमिली से है और उसके फादर रॉयल नाइट्स के फॉर्मर कमांडर थे। वो नाइट्स को वहाँ से चले जाने के लिए बोलता है और वो डरकर वहाँ से भाग जाते हैं। फिर फिलिप्स डैन की तारीफ करता है कि उसने लड़की को प्रोटेक्ट किया। वो डैन से कहता है कि लड़की को उसके फ्रेंड्स के पास वापस छोड़ आए। तब फिलिप्स नोटिस करता है कि रियो ये सब कुछ देख रहा था। रियो पूछता है कि उस नाइट्स के साथ क्या हुआ था। फिलिप्स कहता है कि वो बस फिसल कर गिर गया था। फिर वो बताता है कि एबेल ने उसे रियो के मैजिक के बारे में बताया था और ये भी कहा था कि अगर रियो उनकी हेल्प करता तो अभी जो इवेंट हुआ था कुछ टाइम पहले उसमें हमको प्रॉब्लम नहीं होता। इसके बाद फिलिप्स रियो को गुड बाय कह के उधर से चला जाता है। उसी शाम एबेल रियो के साथ डिनर करने पे आता है। वो वेटर को अपना ऑर्डर देते हैं। रियो सोचता है कि एबेल अकेला क्यों आया है। उसे लगता है कि शायद खाना खाने के बाद वो प्लेजर डिस्ट्रिक्ट जाने वाला है, लेकिन एबेल रियो को चिल रहने के लिए कहता है क्योंकि आसपास के लोग सुन सकता है। रियो को लगता है कि एबेल टॉपिक को अवॉइड कर रहा है एंड उसे ये भी लगता है कि एबेल किसी से प्यार करता है और उसे लगता है कि शायद वो रिया है। एबेल तुरंत इस बात को स्ट्रांगली डिनाई कर देता है, लेकिन रियो को लगता है कि वो झूठ बोल रहा है। फिर रियो उससे पूछता है कि वो अकेला क्यों आया है। तब एबेल बताता है कि उसे रियो से एक हेल्प चाहिए। दोनों डिस्ट्रिक्ट में वर्क करते हैं और एबेल बताता है कि उसे करप्ट रॉयल नाइट से डील करना है। इसी दौरान रियो एक एली में कुछ सस्पिशियस आदमी को देखता है, इसीलिए वो उनका पीछा करने का डिसाइड करता है, लेकिन अचानक कुछ क्लॉकमैन उन पर एम्ब्यूश कर देता है। रियो अपनी फेलिंग आइस एबिलिटी यूज करता है और उन्हें तुरंत नॉकआउट कर देता है। एबेल नोटिस करता है कि उनके पास एक एल्केमिकल टूल है। रियो उसे रखना चाहता है, लेकिन एबेल कहता है कि ये एविडेंस के लिए जरूरी है। फिर एबेल को पता चलता है कि ये लोग सी रैंक एडवेंचरर्स है जो जेलएआर नाम की जगह से आए हैं, इसीलिए वो डिसाइड करता है कि उन्हें गार्ड्स के हवाले कर दिया जाए ताकि इन्वेस्टिगेशन हो सके। टाइम फिलिप्स टाउन में घूम रहा होता है, लेकिन पहले वाला नाइट्स उसके पीछा कर रहा होता है क्योंकि वो उसे बदला लेना चाहता था। लेकिन अचानक उन्हें फील होता है कि वो मूवी नहीं कर पा रहा है। तब पीछे सीना दिखाई देती है और वो अपना इनफर्नेस स्पेल यूज करके उन नाइट्स को जलाकर खत्म कर देती है। अगला दिन हग अपने ऑफिस में स्लीप नाम के एक आदमी से बात कर रहा होता है। हग गुस्से में होता है क्योंकि स्लीप डेंजन को दोबारा खोलना चाहता है और वो गिल्ड से फूड और प्रोटेक्शन भी डिमांड कर रहा होता है। स्लीप बताता है कि मिनिस्टर ऑफ डोमेस्टिक अफेयर्स ने उन्हें टीम पर फुल अथॉरिटी दे दी है, इसलिए हक को उनकी डिमांड्स को मनानी पड़ेगी। लेकिन हक कहता है कि स्लीप अनरीजनेबल बिहेव कर रहा है। तब ऑर्थर नाम का एक आदमी कहता है कि वो उनकी पास की टाउन से सप्लाईज ले आएंगे ताकि गिल्ड के फूड स्टोर पर ज्यादा प्रेशर न पड़े। लेकिन स्लीप फिर भी हक से कहता है कि डेंजन को रीओपन करना पड़ेगा। आखिरकार हक मान जाता है, लेकिन वो कहता है कि अगर उनकी टीम के साथ कुछ भी बुरा होता है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी गिल्ड की नहीं होगी। वो उन्हें कहता है कि वो प्रोटेक्शन के लिए एडवेंचरर्स हायर कर सकते हैं। साथ ही साथ वो वार्निंग देता है कि उस इवेंट के बाद डेंजन की करंट स्टेटस किसी को भी नहीं पता। इसी दौरान रियो एक लड़की से मिलता है जिसका नाम होता है नटालिया। वो उसे रिक्वेस्ट करती है कि वो उसे एडवेंचरर्स गिल्ड तक ले चले क्योंकि उसे एक लेटर डिलीवर करना है। जब वो लेटर क्रिम्सन स्वॉर्ड को दिखाया जाता है तो एबेल समझ जाता है कि कोर्ट मैजिशियंस डेंजन इन्वेस्टिगेशन करते वक्त सपोर्ट मांग रहा है। लेकिन एबेल बताता है कि डेंजन को बंद रखने की वजह यह है कि बहुत टाइम पहले एक ए रैंक पार्टी इस इवेंट के बाद डेंजन में गई थी और वहाँ से वो कभी वापस नहीं आई। रियो कहता है कि सबको बस डेंजन से दूर रहना चाहिए। फिर वो कुछ खाने के लिए वहाँ से चला जाता है। तब नटालिया बाकी सब से अपना इंट्रोडक्शन देती है। लेन रियलाइज करती है कि नटालिया एक फेमस वाटरमेज फैमिली से है, इसीलिए वो नटालिया से पूछती है कि क्या वो कोई ऐसा स्पेल जानती है जो हवा में आइस वॉल्स को सुमन कर सकता हो। तब नटालिया हैरान होकर पूछती है कि क्या बकवास है, क्या ऐसा करना भी पॉसिबल है। तब रिया बताती है कि हाँ, रियो ये कर सकता है। नटालिया को इस बात पर यकीन नहीं होता और एबेल कहता है कि उन्हें कभी भी रियो से फाइट नहीं करना चाहिए क्योंकि वो उसका मुकाबला बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। लेकिन एबेल नटालिया से कहता है कि अगर वो कभी ट्रेवल में हो तो रियो को ढूंढना। अब दूसरी ओर एडवेंचरर्स डेंजन में एंट्री करने वाला होता है। ऑर्थर एबेल को एक मना डिटेक्टर दिखाता है और बताता है कि जो भी चीज ये डिटेक्ट करेगा उसकी इन्फॉर्मेशन एनालाइज टीम तक ट्रांसमिट हो जाएगी। फिर एबेल अपनी पार्टी से कहता है कि अब मूव करने को टाइम हो गया है। वो बताता है कि वो लोग सिर्फ थर्ड लेयर तक ही जाएंगे और ऑर्थर कहता है कि वो उन पर भरोसा कर रहा है। इसी वक्त रियो को मैजिक कूपन मिल जाता है। वो नील्स और उसके दोस्तों को पेमेंट दे देता है और वो लोग रियॉट से काफी ज्यादा खुश होते हैं। ईटो को ये सुनकर सरप्राइज होता है कि डेंजन फिर से ओपन हो गया है, लेकिन रियो बताता है कि सिर्फ डी रैंक और उससे ऊपर के एडवेंचरर्स को ही एंटर करने का परमिशन है। इसीलिए नील्स और उसके फ्रेंड्स समझ जाते हैं कि वो लोग इसमें शामिल नहीं है। अब ऐसे करते करते 3 दिन बीत जाता है एंड हमें पता चलता है कि इन्वेस्टिगेशन टीम 7 लेयर्स तक एक्सप्लोर कर चुका है, लेकिन अभी तक उन्हें कोई खास क्लू नहीं मिला। इसीलिए एबेल सोचता है कि उन्हें और नीचे जाना पड़ेगा। वहाँ उन्हें रॉयल सेंट्रल यूनिवर्सिटी के कुछ लोग दिखते हैं। रिया बताती है कि वो लोग ये थ्योरी फॉलो कर रहे हैं कि इवेंट की मॉन्स्टर्स 38 लेयर के नीचे से आए होंगे। एडवेंचरर्स गिल्ड में हग ई और एफ रैंक एडवेंचरर्स
मॉन्स्टर्स से कहता है कि उन्हें उनकी हेल्प चाहिए ताकि वो दूसरी टाउन से फूड सप्लाईज ला सके। तब रियो हक से पूछता है कि इवेंट के दौरान जो मैजिक स्टोन्स मिले थे उनका कलर क्या था। हक बताता है कि सब स्टोन्स पेल कलर के थे। अब दूसरी ओर सिलिब वॉल में एक अजीब सा ओपनिंग नोटिस करता है। वो गेट पर जाकर अपने आदमियों को उसकी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए ऑर्डर देता है। उनके लोग अपने इक्विपमेंट के साथ उसके अंदर की माना रीडिंग्स मेजर करता है, लेकिन अचानक से सब लोग गायब हो जाते हैं। नटालिया नोटिस करती है कि रीडिंग्स भी सडनली वैनिश हो गई है। टीम रियलाइज करती है कि वो लोग रीलोकेट हो गया है। सिलिप सोचता है कि शायद उस गेट ने उनको टेलीपोर्ट कर दिया है और शायद वही जगह है जहाँ से इवेंट के मॉन्स्टर्स आए थे। वो एक्साइटेड हो जाता है और सोचता है कि ये डिस्कवरी उसे डिपार्टमेंट हेड बना सकती है, लेकिन तब एक आदमी दूर कुछ देख लेता है और सब लोग रियलाइज करता है कि मॉन्स्टर्स उनकी तरफ आ रहा है, जो कि काफी ज्यादा भयंकर लग रहा होता है। एनालिसिस टीम को 14th लेयर पर माना रीडिंग मिलती है, लेकिन वो रीडिंग अचानक से डिसअपीयर हो जाती है। तब कॉलेज ऑफ मैजिक का एक मैच क्रिस्टोफर उनसे पूछता है कि क्या डेंजन में कुछ स्ट्रेंज हो रहा है। वो लोग उसे कुछ नहीं बताता। क्रिस्टोफर समझ जाता है कि वो लोग अलग ऑर्गेनाइजेशन से है, इसीलिए इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करना चाहता। लेकिन वो बताता है कि कुछ देर पहले डेंजन में लोग सडनली डिसअपीयर हो गए। वो कहता है कि वो खुद कुछ एडवेंचरर्स को हायर करके डेंजन में एंटर करने वाला था, लेकिन उसके सामने ही वो एडवेंचरर्स अचानक से गायब हो गए। तब एनालिसिस टीम उससे अपनी सिचुएशन के बारे में बताती है। उन्हें 40 लेयर से माना रीडिंग मिली थी। क्रिस्टोफर समझ जाता है कि शायद एडवेंचरर्स वहाँ टेलीपोर्ट हो गया है, लेकिन वो कहता है कि उन्हें बचाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, क्योंकि आज तक कोई भी एडवेंचरर 38th लेयर के आगे सर्वाइव नहीं कर पाया। वो कहता है कि बी रैंक पार्टीज को भी 30 लेयर के बाद बहुत ज्यादा स्ट्रगल होता है, लेकिन एक आदमी कहता है कि टीम सेफ होगी क्योंकि वो क्रिम्सन स्वॉर्ड के साथ है। क्रिस्टोफर बताता है कि उसने एक मैसेंजर भेज दिया है ताकि गिल्ड मास्टर को सिचुएशन के बारे में इन्फॉर्म किया जा सके, लेकिन फिर वो अचानक से कहीं भाग जाता है। जब हक को पता चलता है कि इन्वेस्टिगेशन टीम गायब हो गई है तो शॉक हो जाता है, इसीलिए वो खुद डेंजन एंट्रेंस पर जाकर सिचुएशन कंफर्म करने की डिसाइड करता है। अब दूसरी ओर रियो लाइब्रेरी में होता है। वो वहाँ सारा को देखता है और उसे कहता है कि वो पास्ट सोलर इक्लिप्स और वो एक खतरनाक वाला इवेंट के रिकॉर्ड्स कंपेयर करना चाहता है, लेकिन उसे नहीं पता कि ये रिकॉर्ड्स कहाँ मिलेंगे। सारा उसे लाइब्रेरी में गाइड करती है। वो बताती है कि नॉर्मली सोलर इक्लिप्स हमेशा इवेंट से पहले होता है, लेकिन रिसेंटली जो इक्लिप्स हुआ था वो टोटल इक्लिप्स था जो पहले कभी नहीं हुआ। रियो फिर उसे मैजिक स्टोन्स के बारे में पूछता है। सारा बताती है कि मॉन्स्टर्स जितना ज्यादा टाइम तक जिंदा रहता है उनका मैजिक स्टोन्स उतना ही विविड कलर का हो जाता है, लेकिन रियो बताता है कि उस इवेंट के मॉन्स्टर्स के स्टोन्स तो पेल कलर का था। ये सुनकर सारा समझ जाती है कि वो मॉन्स्टर्स अभी अभी स्पॉन हुए होंगे, लेकिन रियो को ये अजीब लगता है कि गॉब्लिन्स जनरल्स और गॉब्लिन किंग्स भी अचानक स्पॉन हो जाएगा, ये कैसे हो सकता है। इसीलिए वो सोचता है कि शायद वो मॉन्स्टर्स आर्टिफिशियली क्रिएट किया गया था। रियो को लगता है कि सारा को पहले से ही पता था कि स्टोन्स का कलर पेल था। सारा मान लेती है कि उसने पहले ही रिकॉर्ड्स को चेक कर लिया था और वो बताती है कि पास्ट के इवेंट्स में भी मॉन्स्टर के स्टोन्स पेल कलर के ही थे। रियो हैरान हो जाता है कि ऐसे डिटेल्ड रिकॉर्ड्स एग्जिस्ट करते हैं। तब सारा कहती है कि वो उसे वो रिकॉर्ड्स दिखा सकती है और उसे कहती है कि वो उसके साथ आए। फिर सीन वापस इन्वेस्टिगेशन टीम पर आता है। ऑर्थर पूछता है कि क्या उनका इंस्ट्रूमेंट अभी भी काम कर रहे हैं। एक आदमी बताता है कि उसका माना डिटेक्टर अभी भी एक्टिव है। लैन कहती है कि शायद सरफेस पर लोग उनकी हेल्प के लिए टीम भेजेंगे, लेकिन ऑर्थर को लगता है कि ये मुश्किल है क्योंकि उसे हवा में कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था। रिया कहती है कि ये उसे सेंचुरी स्क्वायर की याद दिला रही है। ये एक अल्टीमेट डिफेंसिव मैजिक होता है जो स्पेल्स और अटैक को रिफ्लेक्ट कर देता है। रिया कहती है कि बैरियर बहुत बड़ा होगा क्योंकि उन्हें उसकी बाउंड्रीज कहीं नहीं दिख रही। तब एबेल लेन से कहता है कि वो अपनी प्रोब मैजिक का यूज करके एरिया को चेक करे। लैन स्पेल को कस्ट करती है और बताती है कि आसपास हजारों ह्यूमंस मौजूद है, लेकिन उनमें 50 ऐसे लाइफ फॉर्म्स भी है जो उसने कभी फील नहीं किया। ऑर्थर सोचता है कि शायद वो सिलिब और उसकी टीम होंगे, इसीलिए वो डिसाइड करता है कि उन्हें ढूंढना चाहिए और उसके साथ रीग्रुप करना बेस्ट होगा। दूसरी तरफ हक को पता चलता है कि इन्वेस्टिगेशन टीम 40 लेयर पर है। क्रिस्टोफर सोचता है कि वो लोग अचानक क्यों गायब हो गए। उसे लगता है कि डेंजन में एंटर करना अब डेंजरस हो सकता है क्योंकि ये फिर से हो सकता है। हक भी उसकी बात से एग्री करता है, इसीलिए वो लोग रेस्क्यू टीम भेजने का प्लान ड्रॉप कर देता है और बस ये होप करता है कि वो सब लोग ठीक हो। दूसरी ओर सिलिप की टीम मॉन्स्टर्स के अटैक में फंस जाती है। वो लोग अपने बैरियर्स यूज करके डिफेंड करते हैं, लेकिन फिर भी उनकी टीम में कैजुअलिटीज होने लगती है। तब सिलिप को रियलाइज होता है कि वहाँ डीमंस मौजूद है। उसके आदमी उन पर चार्ज करता है, लेकिन डीमंस उन्हें आसानी से काट देता है और सबको समझ आ जाता है कि उनका कोई चांस नहीं है। एबेल भी डीमंस को देख लेता है। रिया बताती है कि डीमंस मैजिक के अगेंस्ट इम्यून होते हैं और वो ह्यूमन से भी ज्यादा पावरफुल होते हैं, लेकिन ऑर्थर अब
अपने आदमियों को ऑर्डर देता है कि डीमंस को सराउंड करो। सिलिप और उसके आदमी अपने बैरियर के अंदर छुप जाते हैं। सिलिप सोचता है कि अब उनका खेल खत्म होने वाला है, लेकिन तभी अचानक से डीमंस को एलिमेंटल जैवलिन से लगते हैं। रिया हैरान हो जाती है कि मैजिक उन पर कैसे काम कर गया, क्योंकि नॉर्मली डीमंस स्पेल से इम्यून